Hello friends, greeting of the day. Welcome back to the chapter Sequence and Series. So let us continue our topic of sequence and series from the module number 22. Yes, module number 22 में we will start from question number 6. Okay, are you ready? चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यस, आपको क्या फाइंड करना है? ऑल नेचुरल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 से डिवाइड होते हैं। राइट, चलिए तो यहाँ पे इन क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में लिखा गया है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब कि आपको चाहिए बिटवीन 250 एंड 1000 डिविजिबल बाय 3। तो व्हाट यू डू ऑन योर कैलकुलेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप 250 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप जब 250 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 83.33। So what you do is 83 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यू विल गेट 249। हमें चाहिए 250 के बाद वाला नंबर, मतलब इसमें मैं क्या करूंगा, एक 3 ऐड कर देता हूँ। तो दैट मीन्स माई स्टार्टिंग नंबर विल बी 252, नेक्स्ट नंबर वुड बी 255, देन नेक्स्ट नंबर वुड बी 258 और ये डॉट डॉट चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा? सो 1000 डिवाइडेड बाई 3 करिए कैलकुलेटर पे। तो 1000 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो यू विल गेट 33.33 मिलेगा। राइट, so now that means what I will be considering is 333 कंसिडर करूंगा पॉइंट से पहले के नंबर्स को, मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो मुझे मेरा लास्ट नंबर मिल जाएगा is 999. Okay, so now what I will do, I am having over here a, so a is 252, my last term I am having it 999 और मुझे बोला गया है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एन फाइंड करना पड़ेगा ना पहले तो एन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1 है। ओके, तो अभी एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करेंगे 999 लास्ट टर्म माइनस 252 डिवाइडेड बाई डिफरेंस 3 प्लस 1 करेंगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। चलिए कैलकुलेटर जिंदाबाद। तो 999 माइनस 252 equals to divided by 3, right, है ना। 999 माइनस 252 747 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे और उसमें आप प्लस 1 करोगे तो यू विल गेट 250। तो यहाँ से मुझे n मिल गया। तो अब मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, एस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस l। n की वैल्यू 250 डिवाइडेड बाई 2, a वैल्यू इज 252 प्लस 999। ओके, चलिए अब आप फाइंड करेंगे तो 250 प्लस 999 मल्टीप्लाई 250 एंड डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यस, कितना आया बताओ, 252 प्लस 999 मल्टीप्लाई 250 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो यू विल गेट 156,375। अब ऑप्शन में चेक करेंगे, when you check in the option A 156,375 is the correct answer. Okay, चलिए now we move to the question number 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, अगर हम देखते हैं, a person pays rupees 975 in monthly installment and each installment is less than former by rupees 5. The amount of first installment is rupees 100. In what time
will the entire amount be paid? ओके, तभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले तो हम वो नोट करते हैं। पर्सन ने पे किया है 975 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब दैट इज माई एस एन, मेरा ये क्या हो गया, एस एन हो गया। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द फॉर्मर ₹5, 5 रुपया कम है। वर्ड क्या दे रखा है, लेस दे रखा है, लेस देन द फॉर्मर, मतलब आपने जो पहला अमाउंट पे किया है, जब आप दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो उसमें 5 रुपया कम होंगे। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आपका जो डिफरेंस है दैट इज -5। द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100, मतलब आपका ये ए हो गया 100। इन व्हाट टाइम विल द एंटायर अमाउंट बी पेड, व्हाट टाइम बोला है, मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। क्लियर हो गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एन जो है वो फर्स्ट एन होगा, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी में जो लिखा है ना, बोथ ए एंड बी, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एन हमेशा एक ही होगा जो फर्स्ट आता है। अगर सपोज 26 एंड 15 है तो उसमें फर्स्ट कौन आता है, 15 आता है, तो 15 वुड बी द आंसर। इसे मैं बता रहा हूँ कि 15 वुड बी द आंसर इन 15 एंड 26, अगर 15 पहले आ रहा है तो, बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स है, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स में एन ऑलवेज जो फर्स्ट होगा इन नंबर लेटर्स में, नंबर्स में। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं सम को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, सो क्वेश्चन नंबर 7 के इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें एस एन दे दिया गया है 975 रुपीज, डिफरेंस वाज -5, ए हमारा था 100 एंड एन हमें फाइंड करना है। तो वी यूज द फॉर्मूला ना, हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1। ओके, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, एस एन की प्लेस पे आ जाएगा 975, एन हमें ढूंढना है डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए दैट इज 200 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 एंड डिफरेंस इज -5। चलिए 2 को 975 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो कितना आएगा, फाइंड करते हैं, तो 975 मल्टीप्लाई बाई 2, सो आई विल गेट 1950 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट 200 -5 इंटू एन करोगे तो -5n माइनस माइनस +5 हो जाएगा, सो दैट कम्स टू 1950 इज इक्वल टू एन, 205 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -5n। तो हमें n की वैल्यू ढूंढनी है। नाउ n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं अब GTO का। यस, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ GTO। आपके ऑप्शन ए में था 26, तो इसे हम क्या ले लेते हैं, n की वैल्यू, राइट। नाउ तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड तो हमें दे रखा है, दिस इज माय लेफ्ट साइड 1950, सो n 205 माइनस 5n, n की वैल्यू 26, 205 माइनस 5 इंटू 26 हो गया, सो 205 minus, now it is 26 into 5 is 130, so 26 multiply, तो 130 को आप माइनस करोगे 205 के साथ तो यू विल गेट 75, एंड 75 मल्टीप्लाई 26 करेंगे तो यू विल गेट 1950, मतलब n 26 रखने से भी मुझे मिल जाता है 1950। बट ज्यादा खुश मत हो, 15 भी रख के चेक करना पड़ेगा कि अगर आंसर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वल्स टू LHS हो गया, क्योंकि ये RHS है, आपको 15 भी रख के एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, तो चलो अब हम रखते हैं 15 भी और चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी में 15 था। सो नाउ दैट इज n 205 minus 5n, 15,
205 minus 5 into 15. So 205 minus 75. So 205 minus 75 will give you 130. So 130 into 15 करेंगे तो आपको आंसर आ गया 1950. मतलब 15 रखने से भी आंसर आ गया 1950, 26 रखने से भी आ गया. पर मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमें किसका ध्यान रखना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स पे. तो मैंने जोर किस पे दिया था आपको, फर्स्ट पे दिया था कि फर्स्ट एंड कौन सा आता है, 15 आता है या 26 आता है. तो आंसर डेफिनेटली क्या होगा, 15 पहले आएगा. इसीलिए मेरा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी 15, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स में 15 कम्स फर्स्ट in compared to 26. Okay, so we will say what answer is B, option B. तो इसीलिए यहाँ पे हम किसको मार्क करेंगे, B, 15 months. Now try to understand one thing. आप मुझे बोलोगे कि सर देखो ऑप्शन में C बोथ A एंड B दे रखा है, तो आप क्या करेंगे. सर हम तो दोनों मार्क करेंगे क्योंकि दोनों से आंसर आता है. देखो मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपने कोई लोन लिया है और अगर आप लोन ले रहे हो और वो लोन पता चल रहा है कि आप 15 महीने में भी पे कर सकते हो और 26 महीने में भी पे कर सकते हो, तो डेफिनेटली है ना कि 15 महीने में ही पे होगा सबसे पहले. तो आपका अगर 15 मंथ्स में पहले पे हो गया तो आप फिर 26 पे क्यों जाओगे. क्लियर हो गया है. इसीलिए सम ऑफ फर्स्ट क्यों रखा गया है कि जो एन पहले आएगा फर्स्ट उसी को हम आंसर देंगे. ओके, भले यहाँ दे रखा है सी बोथ ए एंड बी, बट सम ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का इंपॉर्टेंस हमें समझना पड़ेगा, जो एन पहले आएगा. और इसमें 90% स्टूडेंट्स जो है ना वो सी को मार्क करके आएंगे, बट दैट इज रॉन्ग. ओके, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, यस, सम ऑफ n terms of AP is 3n square minus n and its common difference is 6. Then its first term, उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा ये फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर में कि आपका जो एस एन है क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज 3n स्क्वायर है. तो हम ये फाइंड करते हैं. तो एस एन दे दिया गया है एंड कॉमन डिफरेंस दे दिया है 6. तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, आई होप यू कैन रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी दे दिया गया है एस एन एंड कॉमन डिफरेंस दे दिया है और बोला है फर्स्ट टर्म फाइंड करो. ओके, फर्स्ट टर्म फाइंड करने बोला है. So Sn is given to you 3n square minus n, यही दिया है 3n square minus n. yes, and common difference दे दिया है 6. और बोला है फर्स्ट टर्म फाइंड करो. पर हमें ये पता है कि S1 is always equal to T1 होता है एंड T1 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं. तो इसका मतलब ये होगा कि आपने अगर S1 फाइंड किया सो ऑटोमेटिकली आपने क्या फाइंड कर लिया, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया. तो चलिए S1 फाइंड कर लेते हैं. तो n की प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 1 का स्क्वायर माइनस 1. सो 3 माइनस 1 2 आ गया. सो जो S1 इज इक्वल टू 2 आया विच इज इक्वल टू T1 एंड दिस इज ओनली नोन एज फर्स्ट टर्म. सो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया. चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 2 किधर है. yes, it's given in option B. So 2 is the answer. Done. Check. Now moving towards the module 23. So module number 23 में आपको क्या बोला गया है, based on miscellaneous sums part 4. चलिए सम नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. सम नंबर 1 को पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में.
a certain ball when dropped to the ground rebounds to 4/5 of the height from which it falls. If it is dropped from the height of 100 meters, find the total distance it traveled before finally coming to the rest. Okay, a very good question. So मॉड्यूल 23 का सम नंबर 1 है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक बॉल जब ड्रॉप्ड होता है, मतलब कि जब वो ग्राउंड से ड्रॉप होगा तो वो वापस उछलेगा तो सही ना। तो जब वो उछलता है तब वो 4/5 होता है फ्रॉम द हाइट फ्रॉम विच इट फॉल्स। अब क्वेश्चन ये बोला गया है कि वो सबसे पहले ये बोलता है कि इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर्स। उसे हमने ड्रॉप किया है 100 मीटर से। तो यहाँ पे हम डायग्राम समझते हैं पहले कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये 100 मीटर है। ओके, 100 मीटर कैसे है मैं बता देता हूँ। ओके, तो ये जो लेंथ है दैट इज 100 मीटर। बॉल जो है यहाँ पे है, दिस इज बॉल, और बॉल की हाइट कितनी है? 100 मीटर है। बॉल जो है यहां से ड्रॉप होता है। ओके, तो बॉल ड्रॉप हुआ। तो जब बॉल ड्रॉप होता है फर्स्ट टाइम, कौन सा टाइम? फर्स्ट टाइम, तो वो 100 मीटर गैप है। अब यहां से वापस वो रिबाउंड करेगा। तब वो जब रिबाउंड करेगा तब वो क्या होगा? सिर्फ 4/5 होगा। इसका मतलब ये होगा कि 100 मल्टीप्लाई 4/5 करो, व्हाट यू विल गेट? 80। मतलब ये जो अब हाइट है वो 80 है। तो दिस इज हाइट ऑफ 80। 80 पे पहुंचने के बाद वापस उसको रिबाउंड करना पड़ेगा, तो बॉल वापस रिबाउंड करेगा। तो जब वापस बॉल रिबाउंड करेगा तो वापस उसने हाइट कितना लिया? 80 लिया। पहले 100 से गिरा, फिर वापस जब वो रिबाउंड होकर ऊपर आया तो इसका मतलब यानी क्या हुआ? 80 गया और 80 से वापस 80 गिरा, मतलब 80 दो बार आया। नाउ अब 80 का फिर से आपको क्या निकालना है? 4/5 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 80 से गिरा, जब वो वापस रिबाउंड रिबाउंड तो करेगा ना, यहाँ पे ये रिबाउंड तो करना ही पड़ेगा बॉल को। तो बॉल जब वापस रिबाउंड करके गिरेगा तो ये रिबाउंड कितना हुआ? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से 80 का 4/5 निकालना पड़ेगा। चलो, तो 80 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5 किया तो पता चला 64 आया। तो इसका मतलब ये जो वापस रिबाउंड करेगा 64 मीटर करेगा, और फिर से वापस क्या होगा? गिरेगा हाइट से, तो वापस 64 आना पड़ेगा। 64 आने के बाद क्या होगा? फिर से वो रिबाउंड करेगा। ये रिबाउंड कब तक करता जाएगा? जब तक कि वो स्टेडी नहीं हो जाए। क्या नहीं हो जाए? जब तक कि वो स्टेडी नहीं हो जाए। तो ये जब तक स्टेडी नहीं हो जाए तब तक वो क्या करेगा? रिबाउंड करता जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन वही है, पूछता है कि टोटल डिस्टेंस उतना कितना ट्रैवल किया है। तो दैट मीन्स अगर 64 का मैं फिर से 4/5 निकालूंगा, तो 64 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5, तो दैट इज 51.2। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 51.2, वापस आएगा 51.2। ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और उसका हमें टोटल ऐड करना पड़ेगा। तब इससे फायदा क्या होगा? हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि भाई 100 मीटर से तो बॉल गिरा ही था, मतलब वो तो उसको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, प्लस वापस रिबाउंड हुआ 80 ऊपर जाने के लिए, ऊपर 80 से पहुंचने के लिए वापस जमीन पे आने के लिए उसे फिर से 80 ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। तो ये है ऊपर जाने के लिए, और वापस ऊपर से नीचे गिरने के लिए उसको 80 ट्रैवल करना पड़ा, प्लस वापस 80 से जब जमीन पर टच हुआ तो उसको फिर से रिबाउंड करना पड़ेगा ऊपर। तो रिबाउंड जब वो करेगा तो वापस तब कितना हाइट पे जाएगा? वो वापस 64 की हाइट पे जाएगा, और उसी हाइट से वापस जब नीचे गिरेगा तो उस बॉल को वापस ट्रैवल कितना करना पड़ेगा? 64।
प्लस अगेन वो बॉल वापस रिबाउंड करेगा तो कितना आएगा 51.2 ऊपर जाने के लिए प्लस वापस नीचे आने के लिए 51.2 और ये सिलसिला चलता ही जाएगा। क्या होगा? चलता ही जाएगा। तो इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से ओवर हियर इज 100 प्लस 80 दो बार है इसलिए 2 इंटू 80 कर देता हूँ, दो बार 60 है इसलिए 2 इंटू 64 कर देता हूँ, 51.2 दो बार है इसलिए 51.2 कर देता हूँ, प्लस डॉट डॉट जो चलता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस 64 प्लस 51.2 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। तो अब ये यहाँ पे जो है दैट इज कंसिडर्ड एज सम ऑफ इंफिनिटी, ये सम ऑफ इंफिनिटी हो जाएगा। तो 100 प्लस 2, नाउ सम ऑफ इंफिनिटी की हमारी फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे a का वैल्यू तो पता है, a का वैल्यू कितना है 80 है। अब r की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँ, तो r की वैल्यू को फाइंड करने का तो एक ही कंसेप्ट है, t2 डिवाइडेड बाय t1। व्हाट इज माय t2 ओवर हियर 64। तो आप क्या करोगे 64 को डिवाइड कर दो 80 से तो यू विल गेट 0.8। सो 100 प्लस 2, अभी आप क्या करोगे 80 डिवाइडेड बाय 0.2। सो 100 प्लस 2 इंटू, अब 80 को आप डिवाइड कर दोगे 0.2 से तो कितना आएगा 400। सो दैट मीन्स 100 प्लस 800 इज इक्वल टू 900 मीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि बॉल को 900 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा जब तक कि वो यहाँ पे स्टेडी नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है कि उसे टोटल कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 900 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर गया ऑप्शन सी। चलिए फिर से एक बार छोटा सा बॉन्ड का समझा देता हूं क्वेश्चन को मैं आपको। बॉल जो है वो 100 मीटर की हाइट पे है और ये 100 मीटर की हाइट से नीचे गिरेगा। जब गिरेगा तो उसे वापस रिबाउंड होना है, तो रिबाउंड होने के लिए वापस उसे क्या करना पड़ेगा 4/5 बोला गया था 80। वापस वो नीचे गिरेगा तो जमीन पे आएगा तो 80 ट्रैवल करना पड़ा, फिर से वो रिबाउंड करेगा 4/5 64 हाइट पे जाएगा, फिर से वो नीचे गिरेगा तो 64 ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये ऐसा उसको कब तक करना पड़ेगा कि जब तक कि बॉल उसका ऐसे स्टेडी 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 नहीं हो जाए। तो उसी के लिए अच्छा दूसरा चीज हमने यहाँ पे क्या किया कि 2 इंटू 80 क्यों किया, दैट इज 80 प्लस 80 था, दो बार था, मतलब आप इसको क्या कर सकते हो 2 को कॉमन निकाल लो। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इन शॉर्ट ये भी कर सकते हो कि 160 लिख दिया, फिर 64 प्लस 64 कर दिया 128 आ गया। आप वो भी कर सकते थे तो भी चलेगा, मतलब अगर आपको ये नहीं करना है तो भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, यू कैन डू दैट ऑल्सो कि भाई 100 प्लस 160 प्लस 128 प्लस 51.2 प्लस 51.2 इज 102.4। आप ये भी कर सकते हैं। फिर आप ये भी कर सकते हो 100 प्लस, इसको आपने ले लिया सम ऑफ इंफिनिटी में इतने से पार्ट को, क्योंकि ये डॉट 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 चलता जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 160, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या होगी तो 128 डिवाइडेड बाई 160 कर दीजिए, 128 डिवाइडेड बाई 160 यू विल गेट 0.8। सो 100 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 0.2, तो 160 को डिवाइड बाई 0.2 कर दिया तो यू विल गेट 800। 800 प्लस 800 विल गिव यू 900 मीटर। आप ये भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स कि आपको किस तरीके से सम को करना है। क्लियर है? चल ये सम बहुत ही अच्छा है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि इफ द p प्लस क्यूथ टर्म इज m है एंड p माइनस क्यूथ टर्म इज n है, तो p टर्म क्या होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन t p प्लस q आपका m है एंड t p माइनस q इज इक्वल टू n है और आपको फाइंड करना है tp क्या होगा।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मैंने आपको शॉर्टकट पहले ही दे रखा है कि जब भी इस टाइप का सम होगा तब हमारा आंसर जो है क्या जाएगा, ऑप्शन बी रूट एम एन होगा, या यू कैन से एम एन का पावर 1/2 होगा, राइट? द शॉर्टकट इज ऑलरेडी बीन गिवन टू यू। चल, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स चलता जाएगा, राइट? चल सॉल्व करते हैं सम को। तो 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइप के सब में n की वैल्यू को 3 गैस करेंगे और अब हमें 3 तक जाना है, राइट? चल अब इसका टोटल करते हैं। तो 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.55 ऐड किया तो यू विल गेट 1.605, राइट? कंफर्म कर लेते हैं एक बार। 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 इज 1.605। चल नाउ वी सॉल्व बाय जीटीओ से करना पड़ेगा, मेथड करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्वियस ऑप्शन ए। चलो चेक करते हैं कि ऑप्शन ए में हमको क्या दिया हुआ है। 5n प्लस 5/9 1 माइनस 0.1 का पावर n। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं 5n/9 प्लस 5/9 1 माइनस 0.1 का पावर n। n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। तो दिस इज 5 into 3 plus 9, 5/9 1 minus 0.1 का पावर 3, 15/9 5/9 1 minus 0.1 will be 0.001। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 15/9 5/9 माइनस 1 कर देंगे तो यू विल गेट 0.999 मल्टीप्लाई बाय 5 is 4.995 divided by 9। ओके, तो 999 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब आप इसको ऐड कर देंगे। तो जब आपने ऐड किया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 9 है, तो 19.995 divided by 9 will give you 2.222। तो ये टैली नहीं होता 1.605 से, तो इसीलिए ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी में आपको क्या लिखा गया है, 5n/9 minus 5/81 ब्रैकेट 1 minus 0.1 का पावर n, है ना? यही है, यस यही है। अब इसे सॉल्व करते हैं। चल इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 5 into 3/9 5/81 1 minus 0.1 का पावर 3। सो 15/9 5/81 1 minus 0.0001। So 15/9 5/81 0.999। चले अभी 81 है ना, एलसीएम ले लेते हैं, मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। सो 15 into 9 is 135 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0.999 कर देंगे तो दिस विल बी 4.9995 minus 4.9995 will give you 130.005 divided by 81, तो आपको मिलेगा 1.605। आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, 1.605 चाहिए था,
यहाँ पर भी आ गया 1.605। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी जो आपने किया वो राइट है। सो वी से दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चल, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉन्ट्रैक्टर who fails to complete a building in a certain time, में वो फेल हो गया। एक कॉन्ट्रैक्टर था जो बिल्डिंग कंप्लीट करने में फेल हो गया, and is compelled to forfeit rupees 200 for the first day। yes, फर्स्ट डे, तो मतलब आपका यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ए मिल गया 200 फॉर एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड, एंड देयर आफ्टर forfeited amount is increased ₹25 for every day। increased है मतलब ऐसे आपको डी भी मिल गया 25। if he lose ₹9450, मतलब इसने टोटल अमाउंट कितना लूज किया, तो दैट इज योर एसएन गिवन टू यू। सो फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही ओवररन कॉन्ट्रैक्ट टाइम। ओवररन का मतलब है कि उसको और कितना दिन एक्सटेंड करना पड़ा बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए। चल, तो फाइंड करेंगे। तो वी हैव बीन गिवन डी है, एसएन है, ए दे दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। So according to question number 4, your A is ₹200, difference था 25, and SN is given 9450। So SN is equal to n divided by 2 bracket 2a plus n minus 1d। SN है 9450, n फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 2, 2 into a 200 plus n minus 1, difference is 25। So 9450 multiply 2 कर देते हैं, तो over here I will get 18,900 and 400 plus 25 and minus 25 and so 400 में से अपने 25 को माइनस कर दिया, तो you will get 375 plus 25 and 18,900। अब आप चाहो तो ब्रैकेट को ओपन करके इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो, और अगर फैक्टराइजेशन नहीं करना है, क्या नहीं करना है, फैक्टराइजेशन नहीं करना है, तो फिर आपके पास एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है जीटीओ का, मतलब कि ऑप्शन ए की है विकल्प यानी। तो चलिए, तो व्हाट इज माय राइट हैंड साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल एन 375 प्लस 25। ओके, तो ऑप्शंस में हमें क्या क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं पहले। सो 19 डेज है, 21 डेज है, 23 डेज है, 25 डेज है। तो चलिए पहले 19 एंड 21 को रख के चेक करते हैं ऑप्शंस में। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है आपको, 19 डेज दे रखा है। सो 19 375 प्लस 25 इंटू 19, तो 19 इंटू 375 प्लस 25 इंटू 19 इज 475। तो 475 प्लस 375 करेंगे तो 850 आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो यू विल गेट 16150। जबकि आपको चाहिए कितना था, 18,900 चाहिए। देखो ये रहा, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी कितना था, 21 डेज। सो 21 ब्रैकेट 375 प्लस 25 इंटू 21, सो 21 375, so 25 into 21 is 525 plus 375 करो, तो you will get 900। so 21 into 900 करोगे
तो यू विल गेट 18,900। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 18,900 एंड यहाँ का 18,900 टैली हो गया, हाँ या ना? तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 21 डेज। क्या बोलेंगे? 21 days is the correct answer. Okay, चल, moving towards the question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला गया? फर्स्ट, सेकेंड एंड सेवन टर्म किसका? एपी का आर इन जीपी एंड डिफरेंस इज 2। तो सेकेंड टर्म ऑफ एपी क्या होगा? ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? फर्स्ट, सेकेंड, सेवन टर्म ऑफ एपी जो है आर इन जीपी है, कॉमन डिफरेंस 2 है, सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज व्हाट? ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला गया था? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ एपी, इसका मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 6d। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था कि भाई फर्स्ट, सेकेंड एंड सेवन टर्म ऑफ एपी, तो हमने ये एपी लिख दिया। अब क्वेश्चन में फिर क्या लिखा था? आर इन जीपी, मतलब इसे अब आपको जीपी के फॉर्म में अरेंज करना है। तो अब अगर आप इसको जीपी के फॉर्म में अरेंज करोगे तो दैट इज T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू T7 डिवाइडेड बाई T2 हो जाएगा, क्योंकि आपने जीपी का फॉर्म बोला ना। तो ये जीपी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ए बी सी। अब जीपी के हो गए तो दैट इज बी अपॉन ए, सी अपॉन बी का फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो चलो अभी T2 क्या है यहाँ पे मेरा? is a plus d upon a plus 6d upon a plus d। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a प्लस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस डी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस डी का होल स्क्वायर, a मल्टीप्लाई a प्लस 6d प्लस 6d। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। फॉर्मूला है ना ये किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन a स्क्वायर प्लस 6ad। नाउ व्हाट विल हैपन? a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर minus a square minus 6ad is equal to 0. So what will happen? This part a square and minus a square will get cancelled. तो आपके पास अब क्या बचेगा? b square minus 4ad is equal to 0. So d square is equal to 4ad. अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ से d और इसको कैंसिल कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? d इज इक्वल टू 4a। पर d की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दी गई है। यस, d की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 2। सो d इज इक्वल टू 2, ये गिवन हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 2 इज इक्वल टू 4a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 डिवाइडेड बाई 4, तो दैट इज 1/2। तो चलो आपको ये मिल गया। आपको क्वेश्चन में क्या बोला फाइंड करने? T2 सेकेंड टर्म फाइंड करना है, दैट इज a प्लस d। तो 1/2 प्लस 2, एलसीएम 2, 1 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो दैट इज 5/2। तो 5/2 इज द आंसर। अब ऑप्शन में चेक करो 5/2 किधर है।
सो ऑप्शन में चेक किया तो ऑप्शन ए 5/2 इज गिवन एंड दैट इज द आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. इंसर्ट करना है 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 18 एंड द ऑप्शंस आर गिवन टू यू. ओके, चलो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. सो इन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया था कि आपको इंसर्ट करना है 4 अरिथमेटिक में. किसके बीच में? 3 एंड 18 के बीच में. सो 1 2 3 4 एंड 18 हो गया एंड ऑप्शंस आर गिवन टू यू. तो पहला ऑप्शन था 12 15 9 6. ऑप्शन बी था आपका 6 9 12 15. ऑप्शन सी था 9 6 12 15 एंड ऑप्शन डी था 15 12 9 6. अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था कि अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन का मतलब ये नहीं क्या हो गया? एपी फॉर्म हो जाएगा. तब आप खुद रख के चेक करो कि 3 12 15 9 6 18 रखा आपने फर्स्ट ऑप्शन में. ये 3 और 18 अपनी जगह और बीच के 4 नंबर आपने रख दिए. एपी का मतलब क्या था? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? 12 एंड 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? -9. पर 15 एंड 12 के बीच का डिफरेंस है -3, सॉरी +3 का. और 12 एंड 3 का डिफरेंस होगा 9 का. मतलब 12 - 3 करोगे तो 9 आएगा, 15 - 12 करूंगा तो 3 आएगा. अब ये डिफरेंस ही सेम नहीं है, मतलब कि पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया. अब मैं दूसरा ऑप्शन बी को ट्राई करता हूँ. तो ऑप्शन बी में के हिसाब से अगर जाएंगे तो 3 6 9 12 15 18. सो 3 एंड 18 तो आपको पहले ही दे दिया था, उसके बीच में आपने लगाया. अब इनका डिफरेंस चेक करो तो 6 - 3 किया तो 3 आया, 9 - 6 3, 12 - 9 3, 15 - 12 3, 18 - 15 3. मतलब डिफरेंस सब में सेम आ रहा है. तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन बी इज माय आंसर. तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा. क्लियर है? दैट इज एपी. तो हमें इमीडिएटली हमारा आंसर मिल गया विदाउट मेथड. तो वी से दैट ऑप्शन बी 6 9 12 15 is the correct answer. Okay, question number 7. Now question number 7 में क्या लिखा है? x is equal to 1 plus 1/3 plus 1/3 square plus dot 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 infinite. Y is equal to 1 plus 1/4 plus 1/4 square plus dot 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 infinite. और फाइंड करने क्या बोला है? एक्स वाई फाइंड करना है. तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से ही एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है. सो एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब कि रख के मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर. राइट, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. So question number 7 में you have been given that x is equal to 1 plus 1/3 plus 1/3 square plus dot 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 infinite. तो हम x is equal to क्या कर देते हैं भाई? sum of infinite, क्योंकि ये infinite हो गया. अब इसका हमें sum फाइंड करना है. तो x is equal to infinite का फॉर्मूला a1 माइनस. चलो यहाँ से a क्या आता है वो ढूंढते हैं. तो a की वैल्यू तो 1 आ गई. r की वैल्यू क्या होगी? 1/3 डिवाइडेड बाई 1 विल गिव यू 1/3. तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ?
x इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 माइनस r की वैल्यू 1/3। सो 1 डिवाइडेड बाई एलसीएम 3 लिया, 3 माइनस 1, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस 1 2। तो यहां से मैं बोलूंगा कि x की वैल्यू जो है 3/2 है। चल अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो y के लिए हमें क्या बोला गया था, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट। उसी तरीके से y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ इन्फिनाइट फाइंड करना पड़ेगा। सो दैट इज y इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो पहले यहाँ से हम क्या ढूंढते हैं भाई, a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 1/4 डिवाइडेड बाई 1, तो 1/4 आ गया। सो y इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1/4, 1 एलसीएम 4, 4 माइनस 1, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो y का वैल्यू आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3। आपको फाइंड क्या करना है भाई, x एंड y की वैल्यू। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई 4/3। So what will happen over here? 3 and 3 will get cancelled, 2 and 4 will get cancelled, 2, which is equal to 2. So 2 is the final answer. Okay? ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलो चेक करते हैं कि 2 किधर है। Yes, so that is given in option A. Option 7A is the answer. Clear? Okay. Now moving towards the question number 8. So in question number 8 में आपको क्या लिखा गया था? Okay, on 1st January every year person buy करता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट of value exceeding that of his first year purchase by rupees 100 से। Okay, so again क्वेश्चन को पार्ट रीड करते हैं। on 1st January every year person buy करता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट of value, कितनी वैल्यू की, exceeding that of his लास्ट ईयर परचेज बाय ₹100। मतलब कि आज अगर सपोज उसने फर्स्ट ईयर में 100 परचेज किया है, तो नेक्स्ट ईयर से सेकंड ईयर होगा उसमें 200 होगा, फिर जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें 300 होगा। मतलब वो हमेशा 100 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया कि मेरा जो डिफरेंस है, यस दैट इज 100। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 में ओवर हियर आई राइट डाउन माय डिफरेंस इज 100। आफ्टर 10 इयर्स, मतलब कि n का वैल्यू 10 इयर्स, he found that the total value of certificate purchased by him is rupees 54,500। टोटल वैल्यू मतलब SN दे दिया गया है आपको। So SN is 54,500। Find the value of certificates, फाइंड करना है purchased by him in the first year में, मतलब हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। So what is the formula of SN? N divided by 2, 2A plus N minus 1 D. So N का वैल्यू 10 divided by 2, SN की वैल्यू है 54,500, 2 into A हमें ढूंढना है, प्लस N 10 minus 1 9 and D is 100। So 54,500 is equal to 5, 2A plus 900। So 54,500 divided by 5 equals to 2A plus 900। So 54,500 divided by 5 is 10,900 minus 900।
इज इक्वल टू 2a। तो 10,000 आएगा डिवाइडेड बाई 2। सो वी से दैट a इज इक्वल टू 5,000। तो a की वैल्यू जो है वो है 5,000। चल अब चेक करते हैं कि 5,000 जो उसने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था वो है या नहीं ऑप्शन में। यस, इट्स गिवन, दैट इज ऑप्शन सी, 5,000 rupees is the correct answer. Now moving towards the question number 9, the nth term of gp क्या है। यस, तो जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द nth टर्म ऑफ जीपी। अब ये कोई ऑप्शन में आपको दे रखा है नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर हो गया है। आई होप मॉड्यूल नंबर 23 आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड समझते हैं यहाँ पे। चल अभी चलते हैं मॉड्यूल नंबर 24 पे। ओके, रेडी, डन। तो मॉड्यूल नंबर 24, हियर वी गो। फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज। √2, 5√2, 9√2 दे दिया गया है और बोला है नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड करो। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये सीरीज कौन सी है, एपी है, जीपी है, कौन सी सीरीज है, पहले हम वो फाइंड करें, राइट, तभी हम बता पाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो √2, 5√2, 9√2 डॉट डॉट डॉट। तो अगर सपोज मैं डिफरेंस निकालता हूं तो 5√2 में से √2 गया तो 4√2 आएगा और 9√2 में से 5√2 माइनस किया तो 4√2 आया। तो इसका मतलब यानी क्या हुआ, डिफरेंस दोनों टाइम सेम आए। अगर दोनों टाइम सेम आता है डिफरेंस, उसे हम कहते हैं एपी का सीरीज। चलो तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो सीरीज है ये एपी सीरीज है। अब एपी सीरीज के हिसाब से मुझे क्या फाइंड करना है, नाइन्थ टर्म फाइंड करना है। सो T9 इज इक्वल टू a प्लस 8d हो जाएगा n-1d। तो ओवर हियर a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है √2। डिफरेंस तो हमने फाइंड कर ही लिया है, तो दैट इज 4√2। सो √2 प्लस 32√2, √2 प्लस 32√2 होता है 33√2। सो दिस इज योर नाइन्थ टर्म। अब आप ऑप्शन में चेक करोगे 33√2 किधर है, ऑप्शन सी में 33√2, एंड दैट इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा था, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 256, 128, 64 इज 511। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या लिखा है, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स बोला है, मतलब हाउ मेनी टर्म्स मतलब कि यहाँ पे ये हमें n फाइंड करना है। सम ऑफ द सीक्वेंस मतलब ये जो सम है उसका सीक्वेंस हमें दे दिया गया है। सम का सीक्वेंस, सम कितना है 511, क्योंकि वर्ड बीच में क्या आ गया, इज आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि Sn इज 511, n हमें फाइंड करना है, एंड सीक्वेंस है 256, 128, 64, राइट। तो सबसे पहले अगेन हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है या जीपी, पहले तो ये फाइंड करेंगे। ओके, चलिए सेकंड। सो 256, 128, 64 डॉट डॉट डॉट। पहले तो ये फाइंड करते हैं कि ये कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Sn is given to you is 511। तो पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं, 128 माइनस 256। तो 128 माइनस 256 किया तो यू आर गेटिंग -128।
दूसरा डिफरेंस 64 माइनस 128 किया तो यू आर गेटिंग -64। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। तो वन थिंग क्लियर हो गया कि ये एपी सीरीज नहीं है। चलो अब जीपी सीरीज है या नहीं है वो फाइंड कर लेते हैं। तो जीपी के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है, आर निकालना पड़ेगा। सो 128 डिवाइडेड बाय 256, so this is 1/2, और 64 डिवाइडेड बाय 128 करूंगा तो 1/2 आता है। तो इन दिस केस माय आर इज सेम, और ये आर सेम है तो इससे कंफर्म हो गया कि ये जीपी सीरीज ही है। सो दिस इज जीपी सीरीज। अब जीपी सीरीज में सम का फॉर्मूला क्या होगा? तो एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर का पावर एन 1 माइनस। चले तो एस एन आपको दे दिया गया था क्वेश्चन के अंदर में। एस एन कितना था आपका 511 इक्वल्स टू ए का वैल्यू 256 1 माइनस 1/2 का पावर n 1 माइनस 2, सॉरी आर वैल्यू इज 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो चलो सॉल्व करते हैं। So that will be 511 equals to 256 1 माइनस हाफ का पावर n 1/2 हो जाएगा। 1/2 इधर आएगा क्योंकि 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। नाउ दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 511 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 256 1 माइनस हाफ का पावर रेज टू n। सो 511 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 256 है विल गो टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट मींस वी विल से दैट 256 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 512 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर n हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल है, -1/2 का इधर ले जाओ एंड 511 अपॉन 512 का इधर ले जाइए। So this will be 1/2 का power n is equal to 1 minus 511 divided by 512. So 1/2 का power n is equal to LCM is 512. तो 512 minus 511 हो जाएगा तो 1/2 का power n is equal to 512। इसे भी हम 2 के पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो अगर आपने 2 के पावर में कन्वर्ट किया तो 2 का पावर ऐसे कितना होगा? तो चलो 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 7 8 9 कैलकुलेटर पे किया तो पता चला कि अगर मैं 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 512 मिलता है। सो ओवर हियर आई विल राइट डाउन पावर, क्योंकि 1 का पावर 9 रखूंगा तो भी 1 ही रहने वाला है। तो इससे मतलब ये कंफर्म हो गया फ्रॉम द इंडाइसिस रूल व्हेन बेस इज सेम पावर को कंपेयर कर सकते हो तो n इज इक्वल टू 9। ये था मेथड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप चाहते तो आप n GTO से भी फाइंड कर सकते थे ओवर हियर इन दिस स्टेप जहां पे मैंने ये स्टार बनाया। आप यहाँ पे n की वैल्यू को रख के चेक कर सकते थे कि भाई LHS इक्वल टू RHS कहाँ पे आता है, पर मुझे मेथड बताना था इसलिए मैंने मेथड से ले लिया। राइट, सो n का वैल्यू 9 आया तो वी गो विद n इज इक्वल टू 9। चलो चेक करते हैं n इज इक्वल टू 9 किधर है, and that is given in option B. So option B, n is equal to 9 is the correct answer. Okay, now we move to the question number 3. Question number 3 क्या बोलता है, x plus 1 3x 4x plus 2 are in AP है, find the value of x करो। yes, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। अब अगर आप x का वैल्यू फाइंड करोगे तो कैसे करोगे यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड भाई? यस बताओ। ओके,
तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर कि जीटीओ से भी ट्राई कर सकते हैं और चेक कर लेते हैं कि वो एपी है या नहीं है। परफेक्ट, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। चलो ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है x प्लस 1, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, देन 3x एंड देन दे रखा है 4x प्लस 2 आर इन एपी और x का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए ऑप्शन ए में है 2, ये x का वैल्यू हो गया। तो दैट मीन्स जहां जहां x है वहां 2 आएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 इंटू 2 4 इंटू 2 प्लस 2। तो 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 3 6, 8 प्लस 2 10। क्या ये एपी है चेक करो। तो 6 एंड 3 का डिफरेंस इज 3, 10 एंड 6 का डिफरेंस 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी नहीं है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। चलिए अब हम ट्राई करते हैं बी। तो बी में वैल्यू दे रखी है 3, ये एक्स हो गया। 3 प्लस 1 3 इंटू 3 4 इंटू 3 प्लस 2। सो ये कितना हो जाएगा 4 9 एंड 14। चलो चेक करते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो 9 माइनस 4 करो 5 आएगा, 14 माइनस 9 किया 5 आएगा, मतलब डिफरेंस सेम आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ओवर हियर आई विल से दैट ऑप्शन बी 3 जो है राइट आंसर है। ओके, क्लियर हुआ ना? डन। दूसरा मेथड क्या है अगर जीटीओ से नहीं करते तो? ओके, चलो दूसरा मेथड क्या है वो चेक करते हैं। सो दूसरा मेथड तो यही होता मेरा कि भाई t1 इज गिवन x प्लस 1, t2 है 3x एंड t3 है 4x प्लस 2। So we know that t2 minus t1 is always equal to t3 minus t2 होता है, that is difference is always equal. So that means this is 3x minus bracket में लगाया x plus 1 is equal to 4x plus 2 minus 3x. So 3x minus x minus 1, 4x plus 2 minus 3x. So 3x में से x गया, 2x minus 1, 4x में से माइनस 3x गया, x प्लस 2। अब आप x को इधर ले जाओ, सो 2x माइनस x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर आई गेट x इज इक्वल टू 3। तो एक तरीका ये है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं इक्वल टू डी होते हैं ना, डिफरेंस। डी का मतलब है डिफरेंस ओवर हियर, ऑप्शन डी नहीं है, ध्यान रखना। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंस। डी इज रिप्रेजेंटेड बाय t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2। तो इसीलिए ऑप्शन बी था आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? फाइंड करना है टू नंबर्स whose arithmetic mean is 10 and geometric mean is 8। तो टू नंबर्स में अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन को अगर मुझे फाइंड करना है, तो ज्योमेट्रिक को फाइंड करने का हमारा कंसेप्ट क्या होता था? अंडर रूट ए बी होता था। एंड अरिथमेटिक मीन में क्या होता था? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ऑप्शंस में ही आपको दो नंबर दे दिए गए हैं, तो जो ऑप्शंस में आपको दो नंबर दे रखे हैं उनको आप क्या करेंगे? आप समझ ही गए हैं क्या करना है ना? मल्टीप्लाई करिए और चेक करो कि 8 किस में आता है। सो देखो पहला ऑप्शन है 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। 100 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 10। हमें चाहिए 8। चलिए अभी बी ट्राई करिए।
अगर आपने b को किया तो 16 मल्टीप्लाई 4 इज 64 और उसका रूट निकाला तो 8 आ गया। यस 18 इंटू 2 कितना होगा? 18 इंटू 2 रूट 36 हो जाएगा, तो दैट इज 6। नहीं मिला। 14 इंटू 6 करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 6 इज गिवन यू 84। 84 का रूट तो विल गिव यू इन पॉइंट, दैट इज 9.16। हमें चाहिए था 8, वो कहाँ सेटिस्फाइड हुआ? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। सो 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो यू विल गेट 10 ऑल्सो। पर जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एएम है 10, जीएम है 8 और दो नंबर है, तो हमेशा सबसे पहले आप यू विल फाइंड द जीएम, फाइंड द जीएम फर्स्ट, बिकॉज अंडर रूट करके जो आंसर आएगा वो किसी एक ऑप्शन में ही आएगा, इसीलिए। डन। चल क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज 15 है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टर्म इज 45। सो फाइंड द कॉमन रेशियो। आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना है। ओके चलिए, सम को सॉल्व कैसे करेंगे पहले तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सम ऑफ टर्म्स ऑफ इनफिनिट जीपी इज 15 दे दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ इनफिनिट। यस सम ऑफ इनफिनिट कितना दिया है क्वेश्चन में आपको? 15। एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टर्म, वो बाद में करते हैं, पहले इसको सॉल्व करें। तो दिस विल बी a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 15 हो गई। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 15 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 15 आर। ना क्वेश्चन में अब आपको क्या लिखा था? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टर्म इज 45। तो यहाँ पे जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टर्म है वो किसको लेके है? इन्फिनाइट को लेके है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द इन्फिनाइट टर्म्स आप बोलेंगे तो दैट विल बी ए स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर। आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करवा देता हूँ कि यहाँ पे आप सम ऑफ स्क्वायर्स जो यहाँ लिखा है ऑफ द इन्फिनिट टर्म, ये है हमारे इन्फिनिट टर्म्स के। ओके और उसमें सम ऑफ स्क्वायर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर divided by 1 minus r square is equal to 45. So what will happen? A square is equal to 45, 1 minus r square हो गया, राइट। सो ओवर हियर अब हम a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ a की वैल्यू आपके पास 2 है, इसमें से मैं इजी वन अगर बात करूं तो मैं ये रखता हूं यहाँ पे, ये वाला, ये बहुत इजी है। इसको हम लोग राइट नाउ क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं और मैं ये a की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या होगा? 15 1 माइनस आर और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 1 माइनस आर एंड ये 1 प्लस आर बोल सकता हूँ ऐसा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना? चलो ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45 1 माइनस आर 1 प्लस आर। So what I observe over here is कि ये 1 minus r और ये 1 minus r का स्क्वायर कैंसिल हो गया। Now what is 15 का स्क्वायर? 225 1 minus r is equal to 45 1 plus r। अच्छा क्या 225 जो है 45 से डिवाइड होता है? एक बार चेक कर लो।
यस होता है, कितना आता है 5 आता है 5। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 45 एंड 2 5 को कैंसिल करके 5 लिख देते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5r इज इक्वल टू 1 प्लस r। अब आप यहां से क्या कर सकते हो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू r प्लस 5r कर दिया, तो दिस इज 4 इज इक्वल टू 6r। तो 4/6 इज इक्वल टू r, तो r का वैल्यू मिलेगा 2/3। अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो कि भी r का वैल्यू 2/3 किधर है, सो दैट वुड बी योर आंसर। Yes, so that goes to option D, 2/3 is the value of r, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कॉमन रेशियो बोला फाइंड करना है। चलिए वापस चलते हैं 15/5 पे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सम ऑफ इनफिनिट बोला गया था, तो सम ऑफ इनफिनिट होता है a अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 15। तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, तो a इज इक्वल टू 15 ब्रैकेट 1 माइनस r आ गया था। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टर्म बोला था, मतलब कि हम जब इनफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द इनफिनिट टर्म्स हो जाएगा। तो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स के बारे में अगर हमने बात किया, इनफिनाइट टर्म इज 45, तो a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 45 1 माइनस r स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ले लिया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, दैट इज a माइनस b a प्लस b, वही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड यहाँ पे इंडाइसिस का रूल ले लिया ब्रैकेट को ओपन करने का, तो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था ना कि ए बी का होल स्क्वायर हो तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया, एंड देन यू नो द सम के व्हाट वी डिड, ब्रैकेट ओपन करके ये सब क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन एन एपी टी एन रिप्रेजेंट्स करता है एन टर्म को, सो T7 is to T10 is equal to 5 is to 7, तो T8 is to T11 क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है कि T7 is to T10 is equal to 5 is to 7, and we have been told to find out T8 is to T11 क्या होगा। So T7 divided by T10 is equal to 5 upon 7 हो गया। What is Tn? A plus n minus 1d होता है AP के अंदर में। So over here what will happen? A plus n minus 1 that is 6d. A plus 10 minus 1 that is 9d is equal to 5 upon 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a plus 6d will multiply by 7 and 5 will multiply by a plus 9d, that is 7a plus 42d, 5a plus 45d। तो 7a में से माइनस करेंगे 5a एंड 45d में से 42d हो जाएगा माइनस, सो दैट इज 2a इज इक्वल टू 3d, तो a का वैल्यू मिलेगा 3/2d। तो ये आपको मिल गया a का वैल्यू, दैट इज 3d अपॉन 2। आपको फाइंड क्या करना था, T8 अपॉन T11 क्या होगा। ओके चलिए, तो T8 की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, a प्लस 7d अपॉन a प्लस 10d। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1.5d प्लस 7d डिवाइडेड बाई 1.5d
प्लस 10d। यस, मैंने a इज इक्वल टू 1.5d रख दिया। और so now that will be 8.5d 11.5d। तो इन शॉर्ट व्हाट आई विल गेट इज 85 अपॉन 115 मुझे मिलेगा, क्योंकि d एंड d कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट जो थे वो रिमूव हो जाएंगे, तो 85 अपॉन 115। अब 85 एंड 115 5 की टेबल से जाएगा, सो 85 डिवाइडेड बाय 5 किया तो यू आर गेटिंग 17, एंड 115 डिवाइडेड बाय 5 करते हो तो यू आर गेटिंग 23। तो 17 अपॉन 23 ऑप्शन में चेक करना है कि 17 अपॉन 23 किधर है। So we say that option B 17 upon 23 is the right answer. है ना? चल. Now, question number 7. The sum of an AP whose first term is minus 1, last term is 146, और जो सम ऑफ एपी है वो है 7171, मतलब एस एन दे दिया है 7171। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू फाइंड करना है। ओवर हियर एपी स्पेसिफाइड है, क्लियर। चलिए एन फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास ए है, एल है और एस एन भी दे दिया है, ये तीन चीज दे दी गई है, और एन को फाइंड करना है। सो एन को फाइंड करते हैं। एक काम करते हैं, यही फाइंड करते हैं। चलो, तो एस एन को अगर हम फाइंड करेंगे तो एस एन की फॉर्मूला क्या है हमारी, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एल हो गया। नाउ एस एन की प्लेस पे यू विल सब्सटीट्यूट 7171 इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, ए की प्लेस पे -4, एल की प्लेस पे 146। सब आपको क्या मिलेगा, 7171 is equal to n divided by 2 into 142. So from here you can say what, 7171 is equal to 71n. So n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7171 divided by 71, so n की वैल्यू 101 आ गई। इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, ऑप्शन सी 101 इज द आंसर। क्लियर हो गया। आप जीडीओ से भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर में, बट वी कैन गो इन दिस वे आल्सो। ओके, बिट कंफ्यूज, नो प्रॉब्लम। चलो मैं वापस शांति से कर देता हूँ, आपको अच्छे से कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। Sn is equal to n divided by 2 a plus l। तो दिस इज 7171, n की प्लेस पे यही रहा, a की प्लेस पे -4, l की प्लेस पे 146। तो 7171 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, 142 आया। 142 में ये कैंसिल होकर 71 हो जाएगा। So you can say that 7171 divided by 71 is equal to n, तो n का वैल्यू आ जाएगा 101। चेक कर लेते हैं, 71 डिवाइडेड बाय 71 यस इज 101। तो ये कंफर्म हो गया है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो था 101 इज द राइट आंसर। Now we are moving towards the question module number 25। यस, अब मॉड्यूल नंबर 25 में ये एक नोट दे रखा है आपको, ये नोट को पढ़ना है क्योंकि इसका एक कंसेप्ट नीचे सम में है। और वो क्या लिखा है, चलो पढ़ते हैं हम। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म a plus d into r, a plus 2d into r square, in which the first factor of every term are in ap and the second factors are in gp। yes, ये क्या बोलना चाहता है अब समझो इधर।
ये बोला गया है नोट में कि ए प्लस बी आर ए प्लस 2d आर स्क्वायर, और ये डॉट 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 चल रहा है, इन विच फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ एवरी टर्म, फर्स्ट फैक्टर मतलब कि जैसे कि फर्स्ट फैक्टर ए प्लस बी ए प्लस 2d, ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये AP है, एंड द सेकेंड फैक्टर किसको बोलते हैं, दिस इज सेकेंड फैक्टर आर स्क्वायर, ये जो सेकेंड फैक्टर्स हैं ये GP है, आर सेट टू बी इन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हो या अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज भी बोल सकते हो, और इसका मुझे सम फाइंड करना है। सो दैट मीन्स यू हैव बीन गिवन दैट a plus d r प्लस a प्लस 2d आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 चल रहा है, तो इसका आपको क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ इन्फिनिट हो जाएगा। तो ये उसका फॉर्मूला है, सम ऑफ इन्फिनिट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r प्लस d इंटू r डिवाइडेड बाई 1 प्लस r स्क्वायर। So this is the formula of this type of sums. Yes, अब इसका सम नंबर 2 है, देखो इसको करने के लिए हम लोग सम नंबर 2 करते हैं, सम नंबर ऑफ 2, सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 5 क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट इज क्या होगा। ओके, अब क्वेश्चन तो आ गया, समझ में नहीं आया, चलो फिर से समझा देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे दिया गया है, वैल्यूज दी है, तो वैल्यूज क्या क्या है आपके पास, 1 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 5 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 1 प्लस 4 इंटू 1/5 लिख देता हूँ, 7 अपॉन 1/5 स्क्वायर हो गया, 10 अपॉन 1/5 का पावर क्यूब हो गया, एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a 4 7 एंड 10, तो 1 4 7 10 इज माई AP फॉर्म, सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है 1 4 7 10 में। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। अब ये जो 1/5 है, 1/5 स्क्वायर है एंड 1/5 क्यूब है, ये GB फॉर्म है, क्या फॉर्म है, GB फॉर्म। So this is GP form and this is AP form. तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और मुझे सम ऑफ इन्फिनाइट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ इन्फिनाइट, तब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ इन्फिनाइट का, सम ऑफ इन्फिनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr 1 माइनस r स्क्वायर, यस 1 माइनस r का होल स्क्वायर, यही लिखा है फॉर्मूला। ओके, 1 प्लस आर स्क्वायर है, चलो चेक करते हैं। Yes, so over here we have to make one correction in the formula. Okay, फॉर्मूला एक्चुअली यही है, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ी गलत लिखी हुई है, तो वी मेक द करेक्शन, आप भी अपने बुक्स में करेक्शन कर लीजिएगा। ओवर हियर दिस इज 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है। ओके, मेक दैट करेक्शन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से तो मुझे पता है कि मेरी a की वैल्यू क्या आएगी, 1, my difference value will be 4 minus 1 7 minus 4 10 minus 7 3, r will be 1/5 divided by 1 या 1/5 square divided by 1/5 करूंगा तो that will be 1/5।
चलिए तो a की वैल्यू रखते हैं 1, 1 माइनस r 1/5 प्लस d की वैल्यू 3, r की वैल्यू 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। 1 में से 1/5 जाएगा तो यू विल गेट 4/5 प्लस दिस विल बी 3/5 और ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तब आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 5 will go up, this is 5/4 plus 3/5, this will be 16/25. So 5/4 plus 3/5 multiply 25 will go up upon 16. So 5/4 plus 5 and 25 cancel हो गया, तो this is 15/16. LCM आ जाएगा 16। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 5 20 प्लस 15, सो यू विल गेट 25/16। सो 35/16 को चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में आता है। सो 35/16, so 35/16 is satisfying option C. So we say that option C, 35/16 is the correct answer, right? So तो आपने यहाँ पे क्या करेक्शन किया है, that is a/1 minus r plus dr और divided by 1 minus r square। तो ये एक आपको करेक्शन करना है। ओके, आप कर देंगे ना, डन। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, डिवाइड 144 इनटू 3 पार्ट्स में। तो 144 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट जो लार्जेस्ट है इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट है। द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको ए बी सी डी में स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया गया है। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। सो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से था कि आपको 144 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहले आएगा लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर एंड मिडल नंबर। कंडीशन है कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो ट्वाइस है स्मॉलेस्ट नंबर का, मतलब अगर स्मॉलेस्ट नंबर x है तो ये क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो इसका मतलब अब ये भी हम बोल सकते हैं कि l लार्जेस्ट प्लस मिडल प्लस स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 144 चाहिए। चलिए ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और ऑप्शंस में स्मॉलेस्ट नंबर ही दे रखा है। तो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है सबसे पहले 48 है। अगर ये 48 है तो ये 2x हो जाएगा, मतलब कि 48 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 96। और हमें पता है तो 96 प्लस मिडल प्लस 48 इज इक्वल टू 144। सो 96 प्लस 48 करोगे तो ये खुद ही 144 हो गया, मतलब मिडल नंबर 0 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब ये 0 आएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 144 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब मिडल में कोई तो नंबर आना चाहिए था जो 96 एंड 48 के बीच में होना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन ही कैंसर। ओके, नाउ वी गो टू बी। चलो तो बी में कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको देखते हैं। बी में है 36। ओके, अब मैं बी में रखता हूँ स्मॉलेस्ट इज 36। तो अगर ये 36 है तो ये कितना होगा, ट्वाइस बोला था, दैट मीन्स दिस इज 36 इंटू 2, 72 हो गया। तो हमें पता है कि अब 72 प्लस 36 करोगे तो होगा 108।
और उसको अगर मैं माइनस कर दूं 144 से तो आई विल गेट 36। क्या मिलेगा? 36। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, क्या मिडल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर सेम हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 72 एंड 36 के मिडल में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, तीन पार्ट में डिवाइडेड था, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो इसका मतलब कि मिडल नंबर जो होगा वो 72 और 36 के बीच में होना चाहिए था, 36 नहीं हो सकता। और अगर, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी कैंसिल। चलो अभी सी पे चलते हैं। सी पे दे रखा है 13। अगर सी 13 होगा तो माई लार्जेस्ट नंबर वुड बी 26, बिट वाइज है। सो 36, सॉरी नॉट 36, 26 प्लस 13 माइनस 144 करूंगा तो आई विल गेट 105, मतलब कि मिडल नंबर 105। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब बचा क्या? डी। तो डी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि ए कैंसिल है, बी कैंसिल है, सी कैंसिल हो गया, राइट। अब डी में कितना दे रखा है आपको? 32। चलो चेक करते हैं, 32 का डबल करो, 64। नाउ 64 प्लस 32 करोगे तो आएगा 96। 96 को मैं माइनस करूंगा 144 से तो आई विल गेट 48। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, सी लार्जेस्ट नंबर क्या था? 64। स्मॉलेस्ट नंबर क्या था? 32। और उन दोनों के मिडल टर्म कितना आ गया? 48। तो ये सेटिस्फाइड करेगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसीलिए मैं डी ऑप्शन पे जाऊंगा, 30। क्लियर हो गया है, राइट? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be solving module 25 ka sum number third onwards. So till then, take care, bye bye, and again if you have any query you can definitely reach me on 7600828696 page. Thank you. Yes, one thing, remember all the formulas, सारी फॉर्मूलाज को एक पेज पे आपने लिखा होगा, उसे रिवाइज करते रहना, और आज आपने जो भी ये नए फॉर्मूलाज लर्न किए हैं आज, उसको भी आप वहां पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।